हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हरी। चैनल का नाम है हरी स्माइल्स। और आज मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप बेसिकली देखेंगे तो इट स्टार्ट्स, हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली होती है एंशियंट, दूसरी होती है मेडिवल और तीसरी होती है मॉडर्न। तो जो एंशियंट है उसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये हमारी ख़त्म होती है, शुरू होती है ये राइट फ्रॉम दी, हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अपना हम कह सकते हैं अप टिल दी एडवेंट ऑफ दी टर्क्स, एडवेंट ऑफ द टर्क्स इन गुजरात एंड सिंध। तो जो गुजरात और सिंध का एरिया है वहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो अब्बासिद कैलिफेट है या उमायद कैलिफेट है, उनके जो मोहम्मद बिन कासिम है, जब 719 ईस्वी में वो वहाँ पर अटैक करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एंशियंट का जो एंड है। और कुछ कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि 1100 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आता है उस समय, और टर्किश सुल्तानेट जो है 1100 ईस्वी में 1206 में उसका जो प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से हम मेडिवल का एंड मानते हैं। लेकिन फिर मेडिवल चलता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे सुल्तान पीरियड आता है, फिर हमारा मुग़ल पीरियड आता है। और मुग़ल पीरियड का जो अंत है वो वैसे तो काफ़ी बाद में हुआ है, पर हम एक कह सकते हैं कि उनका जो अंत है वो 1707 से उसकी शुरुआत हो गई। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1707 में जो आखिरी एक स्ट्रॉन्ग रूलर था हमारा मुग़ल शासक, जिसको हम औरंगज़ेब के नाम से जानते हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1707 में। और उनके बाद जो हमें शासक मिलते हैं वो सारे ऐसे मिलते हैं जो कि उतने काबिल नहीं हैं, उतने वो निपुण नहीं है शासन चलाने में जितने कि औरंगज़ेब थे। तो इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं अगर कोई पावरफुल स्टेट है उसको हम एक एबल रूलर ना दिला पाएँ तो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब के जाने के बाद मुग़ल एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू होता है। तो हम देखेंगे कि उसके मुग़ल एम्पायर, लेकिन एकदम से आप देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर कितना बड़ा था। हम कहते हैं अटक से कटक, तो ये अटक से भी ऊपर जो अफगानिस्तान के वो हैं हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, वहाँ से लेके और पूरा साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट पूरा एक्सटेंड था। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक एम्पायर एक दिन में ख़त्म हो गया, उसको कई सारे साल लगे ख़त्म होने में। औरंगज़ेब के जाने के बाद एकदम से पूरा एम्पायर ख़त्म नहीं हो गया। तो हम देखेंगे कि औरंगज़ेब 1707 में मरते हैं। उसके बाद कुछ रूलर्स जो हैं उसके बाद जो आते हैं जिनको हमें याद रखना है। हमें इनको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये जो रूलर्स हैं इनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। लेटर मुगल्स कई बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट बन जाते हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस हों, एमपीपीएससी हों, या कहीं भी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं लेटर मुगल्स, क्योंकि इनके ऊपर से कई सवालात पिछले कई एग्जामिनेशंस में आए हैं। इनके अलावा हम देखेंगे कि इनके कार्यकाल में कई ऐसे बैटल्स हुए हैं लेटर मुगल्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के आगे की पृष्ठभूमि के लिए। तो हम देखेंगे कि नादिर शाह का जो है, नादिर शाह एक इन्वेडर था जो कि आया। उसके अलावा अहमद शाह अब्दली, इनके इन्वेजन है, तो ये लेटर मुगल्स में है। तो आज का जो हमारा पोर्शन है वो बेसिकली लेटर मुगल्स पे फोकस करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम औरंगजेब्स डेथ इन 1707। तो औरंगजेब जब मरते हैं 1707 में, उसके बाद हमें उनके जो, आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि मुगल्स में ना ऐसा कोई रूल नहीं था, उसको कहते हैं सक्सेशन के कोई रूल्स नहीं थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू जो किंग्स हुआ करते थे पहले, या और भी स्टेट्स हुए, तो उनमें रूल अमूमन ये रहता था कि जो बड़े हैं, जैसे कोई किंग मरा है उसका जो सबसे बड़ा उसके बाद जो प्रिंस होता है उसको गद्दी पे बैठा दिया जाता था। पर मुगल्स में ऐसा नहीं था। मुगल्स में इस चीज़ का जो कमी थी, वो आपस में वॉर छिड़ जाते थे। जैसे कोई राजा मरा उसके बाद उनके उत्तराधिकार छीनने के लिए वॉर छिड़ जाते थे। तो औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, जिसके बाद वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ आपस में ही। उसके बाद जो विक्टोरियस इमर्ज करके आए उसमें वो थे हमारे बहादुर शाह। बहादुर शाह जब उन्होंने गद्दी पे बैठे 1707 या 8 आप बोल सकते हैं, इसी समय ये 65 साल के हो चुके थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी एक अपने लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में थे जब इनको गद्दी मिली।
हालांकि ये कहा जाता है कि बहादुर शाह एक ठीक शासक थे, एक अच्छे शासक थे, क्योंकि इन्होंने जो ये भांप लिया था कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज हैं, जिन्होंने मुगल एम्पायर को नुकसान पहुंचाया है, उनको उन्होंने धीरे धीरे करके रिवर्स करना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने, हम इस पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने करी थी, वो इन्होंने करी बहादुर शाह ने, इन्होंने जो है बहादुर शाह, हम देखते हैं बहादुर शाह, बहादुर शाह ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जजिया अबॉलिश किया था। तो हम आपको जैसे पता होगा कि औरंगजेब के टाइम पे जो हमारे राजपूत अलाइज थे उनके, जैसे कि आपके हो गए मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, जयपुर, जोधपुर, इन सब से औरंगजेब ने एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि औरंगजेब चाह रहे थे कि उनके जो स्टेट्स हैं उन पे भी वो एक थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखें। अभी तक के आपको पता हो कि अकबर के टाइम पे हमारी पॉलिसीज क्या थी कि राजपूत जो किंग्स थे उनको इंटरनल ऑटोनॉमी थी, उनका जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब, लेकिन डिसाइसिव अथॉरिटी राजपूत के पास रहती थी। बट औरंगजेब, और वो उनके अपने लैंड को रूल करने का राइट्स राजपूतों के पास था। पर औरंगजेब ने क्या सोचा था कि वो जाकर राजपूत के जो वो हैं लैंड्स हैं, वो मुगल के ही एक तरह से डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाए। तो इसके कारण हम देखते हैं कि राजपूत रेवेलियन हुआ, दुर्गादास राठौड़, इनका आप नाम सुना होगा, दुर्गादास राठौड़ हुए। उसके अलावा आपने जैसलमेर से जो राठौर्स थे, उसके अलावा आप जयपुर में भी देखेंगे कि राजा राम करके हैं। इस तरह से कोई किंग्स हैं जिन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फिर लड़ना शुरू किया। पर बहादुर शाह को ये समझ में आया, जो औरंगजेब के बाद आए, कि अगर हमें इस एम्पायर को कंटिन्यू रखना है चलाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राजपूतों से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो उन्होंने राजपूत को कंसोलिडेट किया। सबसे पहला स्टेप था राजपूत कंसोलिडेशन, राजपूत कंसोलिडेशन। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली राजपूत से दोस्ती करी, पर उनके राजपूत के जो मनसब हैं, मनसब वो गुजरात और मालवा का मनसब चाह रहे थे, वो उन्होंने देना उचित नहीं समझा। तो ये हाफ हार्टेड कंसोलिडेशन था। सेकंड इनका था, वो था सरदेशमुखी, दक्कन की जो है, डेक्कन की सरदेशमुखी जो है, डेक्कन की सरदेशमुखी, इन्होंने किसको दे दी थी, मराठा को दे दी थी। क्योंकि आपको पता होगा, राइट फ्रॉम द एडवेंट ऑफ द शिवाजी महाराज एंड देन लेटर ऑन दीज पेशवाज, पेशवाज तो बाद में आएंगे, पर आप जानते हैं कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी जो थे, उनके बीच में जो राइवलरी थी वो कितनी ज़्यादा फियर्स थी, और कई हैवी अमाउंट ऑफ ट्रेजरी जो है मुगल्स की, वो सिर्फ डेक्कन में मराठाओं से लड़ने में, उधर अपना नॉर्थ में सिक्स से लड़ने में जाती थी। तो जो ये थे बहादुर शाह, इन्होंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग टू द मराठास, वी शैल अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। तो उन्होंने क्या किया, डेक्कन में सरदेशमुखी जो है मराठाओं को दे दी, पर इन्होंने चौथ नहीं दी थी, ये आपको याद रखना होगा, चौथ नहीं दी थी इन्होंने, मराठाओं को सिर्फ सरदेशमुखी दी थी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस पे मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2019 या 20 में, इस पे क्वेश्चन आया था कि कौन से मुगल, लेटर मुगल किंग थे जिन्होंने कि सिखों को क्या दिया था, अपना मनसब दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने मनसबदार दिया था, मनसबदारी टू गुरु गोविंद सिंह। ये इन्होंने किया था बहादुर शाह ने, बहादुर शाह वन ने,
जो 65 साल के थे उन्होंने। अभी इनके एक बहुत अच्छे अलाई दो कौन थे, ये आपको याद रखना होगा। अलाइज अलाइड विद छत्रसाल ऑफ बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला एंड चूरामन जाट, चूरामन जाट। किसके साथ? छत्रसाल बुंदेला, चूरामन जाट अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट काम है बहादुर शाह के कार्यकाल में हुए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेटर मुगल्स में सबसे पहले कौन आते हैं। औरंगजेब की डेथ हुई कब? औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। इसके बाद मुगल एम्पायर का विघटन, जिसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। विघटन इसलिए नहीं बोल सकते, विघटन का बेसिकली मतलब होता है कि डिसइंटीग्रेशन। मुगल एम्पायर आप देखेंगे इतनी आसानी से डिसइंटीग्रेट हुआ नहीं था, अप अंटिल सक्सेशन स्टेट्स बने थे, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सब हुआ। पर वीक सक्सेसर्स आने यहाँ से शुरू हो गए थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, फिर बहादुर शाह आए। 1707 से 1712 इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में तीन जो सबसे बड़े काम हुए वो कौन से थे? राजपूत कंसोलिडेशन। हालांकि इन्होंने राजपूतों को मनसबदारी नहीं दी थी। गुजरात और मालवा की मनसबदारी अजीत सिंह और जय सिंह को नहीं दी गई थी, लेकिन दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया गया था। फिर दक्खन की जो सरदेश मुखी है, चौथ नहीं, याद रखिए चौथ और सरदेश मुखी अलग अलग है। चौथ इज 1/4 ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप्स और रेवेन्यू, इट इज गिवन बाय द पेजेंट्स टू द मराठास। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है कि ये कुछ कहते हैं कि इट वॉज इकोनॉमिकली वेरी प्लीजिंग टू दी peasantry classes because they were able to save enough for their sustenance as well as giving the taxes, but there are other opinions also. However, the Deccan Sardesh Mukhi was allotted to the Marathas, but the Chauth was not given to the Marathas. Now, the third important thing, मनसबदारी to गुरु गोविंद सिंह। अगर आप बहादुर शाह के पूरे कार्यकाल का मुझसे पूछें कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या था, इट वॉज के दे गेव the Mansabdari post to Guru Gobind Singh, which was a landmark shift from campaigning against the Sikhs and various atrocities. आप देखेंगे गुरु तेग बहादुर जो थे उनके अगेंस्ट में कितनी एट्रोसियस बिहेवियर जो था औरंगजेब का। जो चांदनी चौक पे आप देखेंगे शीश महल है, वो किस लिए है? शीश महल इसलिए बोला जाता है, शीशगंज गुरुद्वारा जैसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें शीश जो है गुरु तेग बहादुर का वो काट दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इतना एट्रोशियस बिहेवियर से पूरी लैंडमार्क पॉलिसी टिल शिफ्ट आपको दिखेगी बहादुर शाह के द्वारा, जिन्होंने कि उनके ही बेटे गुरु गोविंद सिंह को मनसबदारी दी थी, जो कि एक काफ़ी लैंडमार्क शिफ्ट है और काफ़ी एक पॉलिसी शिफ्टिंग सिंबॉलिक मेजर स्टेप आप बोल सकते हैं। इसके बाद चौथी जो चीज़ है वो है कि अलायंस। इन्होंने बंदा बहादुर जो थे, बाद में लेटर ऑन आप देखेंगे कि बंदा बहादुर जो है सिक्स में वो फिर भी सिखों के जो है वो मिलिट्री कैंपेन चला रहे थे मुगल्स के अगेंस्ट। तो उन्होंने फिर क्या किया, दो लोगों के साथ मिलकर अलायंस बनाया। कौन कौन थे ये? छत्रसाल बुंदेला जो मध्य प्रदेश के छतरपुर बुंदेलखंड एरिया है वहां से हैं। चूरामन जाट, चूरामन जाट आप देखेंगे जो जाट लैंड है हरियाणा, अपना थोड़ा सा रोहिला खंड वाला पार्ट, वो वाला जो है चूरामन जाट के अंडर में था। चूरामन जाट और अपने छत्रसाल बुंदेला, इनके साथ मिलकर उन्होंने अलायंस बनाया। किसके अगेंस्ट? बंदा बहादुर के अगेंस्ट। ये थे हमारे बहादुर शाह। अब बहादुर शाह का रेन कब खत्म हो गया? ये अपना शुरू हुआ 1707 से 1712। इसके बाद हमें कौन आने को मिलेंगे? अब हमें मिलेंगे जहंदर शाह, जहंदर शाह। इनका टाइम पीरियड क्या है? जहांदर शाह का टाइम पीरियड रहेगा 1713।
जहांगीर शाह जो थे, आपको एक बात याद रखनी है, कोई रियल किंग नहीं थे, ये सिर्फ एक पपेट किंग थे। किसके अंडर में थे? एक पपेट किंग थे। तो रूल, अगर पपेट होती है तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी होता है। पपेट को कंट्रोल कौन कर रहे थे? पपेट को कंट्रोल कर रहे थे हमारे जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान जो कि कौन थे? वजीर। जुल्फिकार खान वाज अ वजीर। ओके, सो ठीक है। अब देखिए, ये जो है जुल्फिकार खान एक बहुत ही समझदार और एक एक बोलते हैं ना ब्रिलियंट शासक, दूरगामी शासक, वैसे व्यक्ति थे, लॉन्ग टर्म थिंकर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि अभी कौन सी दो पावर्स हैं जो कि फॉर्मेडेबल है इंडिया में। पहली थी राजपूत, दूसरे थे मराठा। दोनों से क्या करो, आप दोस्ती कर लो। तो उन्होंने राजपूत से दोस्ती करने के लिए क्या किया, राजपूत से दोस्ती करने के लिए इन्होंने जो अजीत सिंह है मारवाड़ के, अजीत सिंह को टाइटल दिया महाराजा। किन्होंने दिया था? जहांगीर शाह। किसने? बेसिकली जुल्फिकार खान। राजा थे जहांगीर शाह, वजीर थे जुल्फिकार खान। और इसके अलावा जय सिंह को सवाई का टाइटल भी इन्हीं ने दिया था, सवाई का टाइटल। ठीक है। तो जय सिंह को अगर आप कहें कि सवाई जय सिंह किसने बनाया, बेसिकली ये टाइटल किन्होंने दिया, तो वो थे जहांगीर शाह, वजीर जुल्फिकार खान। फिर महाराजा अजीत सिंह, महाराजा किसने बनाया? जहांगीर शाह। जजिया को पूरी तरह अबॉलिश किया इन्होंने, जजिया टोटली अबॉलिश्ड बाय जहांगीर शाह। जजिया को पूरी तरह अबॉलिश किया गया जहांगीर शाह के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना करते हैं। फिर आगे की क्लासेस से हम और अच्छे से, मैं कोशिश करूँगा एक वाइट बोर्ड लेकर आऊँ और सिस्टमाइज तरीके से। ये पहली क्लास थी एक्चुअली, ये मैं शुरुआत करके देख रहा था कि कैसे क्या होता है। अगर आपको अच्छी लगी, आप कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, वो भी आप बता सकते हैं। वैसे आने वाली 2-3 क्लासेस में मैं यहाँ वाइट बोर्ड लेके आने वाला हूँ। और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहेंगे, तो मैं उनको, ये क्या है, जैसे ये बुक है तो इसको जो पूरे आपको बुक ना पढ़ना पड़े, इसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बता पाऊँ आसान शब्दों में, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।